यहाँ पर मैंने जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं। ये आपको सुपर टेट जूनियर में भी देखने को मिल जाएंगे। जो पार्ट 50 नंबर का है ना, उसमें इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है या वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडम स्मिथ। तो इसका जो वेल्थ ऑफ नेशंस है, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1776 में। ठीक है। अगली बात करेंगे, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ये है न्यायपालिका। ठीक है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल हो जाएगा 32, है ना। 32 हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के लिए और 226 हो जाएगा उच्च न्यायालय के लिए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण। तो हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इसका कार्य क्या होता है? ये हार्मोन्स का कार्य होता है, देखिए, जो प्रसव काल में गर्भाशय ग्रीवा का फैलाव होता है वो इसी के कारण होता है, और मातृत्व गुणों का जो कुछ विकास होता है वो इसी के कारण होता है। मतलब ये एक स्तनपान से संबंधित जो भी क्रिया होती है वो भी इसी हार्मोन्स के द्वारा होती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फेफड़ों का जो आवरण होता है उसे फुफ्फुस झिल्ली कहा जाता है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है और इसे एक और नाम से जानते हैं। पहली बात तो इसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन के नाम से। और इसका कार्य की बात करें तो ये बाहरी आघातों से हमारे लंग्स को बचाता है। ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, स्कर्वी रोग। हमारा है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो भाई ये तो आपको पता ही होगा कि विटामिन सी की कमी के कारण हमारा स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। हम विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। और अगर हम बात करें स्रोत क्या होते हैं विटामिन सी के, तो हो जाएगा नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां हो जाएंगी। ये सारे विटामिन सी के स्रोत हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है। उसका रीजन क्या है कि ये हमारे शरीर में 20 से अधिक अम्लों का मतलब संयोग से बनता है ना। ये शरीर में पोषक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अतः ये 14 वर्ष से कम की मतलब 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। शरीर में अगर इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग 14% तक होती है ना। और जो नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है वो प्रोटीन की सहायता से ही होता है। तो इस वजह से इसे और कहा जाता है कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? धातु का गलनांक की बात करें तो पारा जो हमारा हो जाएगा, जिसे मरकरी बोलते हैं। ठीक है। पारा मतलब पारद। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो, एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो हो जाएगी हमारी पारा। ठीक है। पारा का कोई क्रिस्टल रूप तो होता नहीं है, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो भी हमारी पारा हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रोटीन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो भाई ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसे बोलते हैं हम लोग समस्थानिक। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ही तत्व के परमाणु जिसमें परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के तीन समस्थानिक है। कौन कौन से हैं? प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है डायनोमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घर्षण करने के लिए घर्षण कर रही एक घूर्णी मंच पर
अपनी चाल से अधिक, तो ये मतलब ये समझ लो क्या कहना क्या चाह रहा है। ये कोई गोल गोल मेज ऐसी है, वो घूम रही है बहुत तेजी से, ठीक है। इसके ऊपर कोई यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है ना। तो इसको अपनी जो स्पीड है घूमने की कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या करे, वो अगर अपने हाथों को फैला दे तो क्या होगा, उससे जो वो एक तरह का विरोध करेगी इसके घूर्णन का, है ना। तो वही बताना है क्या करना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने हाथों को बाहर की ओर फैला दें। तो ये तो सिंपल लॉजिक है, आप ऐसे ही दिमाग लगा सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, वो हमारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। वे 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर कब तक रही थी, 2 मार्च 1949 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेट इंजन के संरक्षण का सिद्धांत, जेट इंजन के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भाई जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैखिक संवेग, है ना, रैखिक संवेग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, रेडियम की खोज किसने की थी। तो भाई ये तो सभी को पता होगा, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी, ठीक है। अगर हम बात करें कब की थी तो कहेंगे 21 दिसंबर 1898। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के कुल संरचना सिद्धांत मतलब बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। भाई ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना हमारे संविधान को तो उसमें आपको ये पक्का पता चल जाएगा। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। अगला देखेंगे, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं, ऊपर का पानी छोड़कर नीचे के पानी का तापमान कितना रहता है। तो भाई ये तो क्लास 7th 8th में अपने साइंस में था कि जब इसमें इसके नीचे मछलियाँ कैसे जीवित बनी रहती हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें होता है कि ऊपर का तापमान होता है वो तो 0 डिग्री हो जाता है, लेकिन झील के नीचे का पानी का तापमान होता है वो हमेशा 4 डिग्री या उससे ज़्यादा ही बना रहता है, जिसके कारण उसमें मछलियाँ जीवित बनी रहती हैं। अगला देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। ये पूछा गया कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो रूपांतरित चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर हम बात करें इनमें से तो हमारी ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो, परत या शैल और अग्नेय चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप जो रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है ना। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाएगी स्लेट, सिस्ट और चूना पत्थर, डोलामाइट, संगमरमर। ये सारी तो हमारी रूपांतरित चट्टान ही है ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद अगला है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो पूछा है किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर हम बात करें किन किन देशों से होकर गुजरती है तो वो गुजरती है कॉन्गो, है ना, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया और मालदीव से। इन देशों से होकर गुजरती है। एक बार और देखेंगे, उम्मीद करते हैं याद करने की कोशिश करना है कौन कौन से हो जाएंगे। कॉन्गो हो जाएगा, केन्या हो जाएगा, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया और मालदीव, ठीक है। इन देशों से होकर गुजरती है। अगला देखेंगे, मुद्रा का अवमूल्यन का परिणाम। ठीक है,
तो देखो बहुत से लोगों को लगता है कि पैसे की वैल्यू गिरती है तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, कि रुपए डॉलर के मुकाबले में इतना गिर गया तो मतलब नुकसान हो गया देश को। ऐसा नहीं है भाई, इससे फ़ायदा भी होते हैं। इससे क्या होता है, जो बाहर की कंपनियां हैं वो देश में निवेश करती हैं, क्योंकि उन्हें कम पैसे में अच्छी मतलब मानव संसाधन मिल जाते हैं और भी काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वैल्यू डाउन हो रही है तो हमें नुकसान ही होगा। तो इसका हो जाएगा आंसर, हम देखेंगे निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन का में सुधार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है। देखो जब इंसान के पास पैसा नहीं होगा तो वो घटिया चीज़ भी लेके अपना गुजारा चला लेगा, लेकिन जब उसके पास पैसा होगा तो वो कभी भी घटिया चीज़ नहीं लेगा, वो हमेशा ब्रांडेड चीज़ लेगा। तुमने देखा होगा जिनके पास खूब पैसा होता है वो हमेशा कहीं लेविज की टी शर्ट पहनेंगे, एप्पल आईफोन चलाएंगे, क्यों? उनके पास पैसा है। तो भाई जब पैसा नहीं होता है तब लोग घटिया चीज़ की तरफ भी जाते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो हल्दीराम भुजिया नहीं वहाँ पे दुकानों में टंगी मिलेगी, वहाँ पे भी कुछ दूसरा नाम हेल्दीराम हो जाएगा कुछ भी, तो वहाँ पे बहुत घटिया तरीके की चीज़ें ला के बेचते हैं। कभी भी आप जाना या कहीं हाईवे या ढाबे पे जाना उन क्षेत्रों में तो आपको देखोगे कि हर चीज़ की कॉपी मिलेगी, एकदम घटिया चीज़ मिलेगी ना, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे किस तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आय जब घट जाती है तो घटिया चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी घटिया चीज़ों की मांग गिरती है, सॉरी गिरती है कहा ना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। देखो तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो घटिया चीज़ें थोड़ी लेंगे, है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। पल्सर होते हैं, तो भाई पल्सर क्या होते हैं, तो भाई ये आप जो बाइक चलाते हैं ना ये वही पल्सर है ना, पल्सर वही होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो तेज़ से घूमने वाला एक तारा। ठीक है, उसी से इसका गाड़ी का नाम पल्सर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगला कहेंगे हमें क्या करना है, इनको मिलान करना है। ठीक है, शहर और नदी, कौन सी नदी किस शहर में बहती है, तो जबलपुर में बात करें तो जबलपुर में हमारी बहती है नर्मदा नदी, तो ऑप्शन नंबर 2 पे पहुँचेंगे। अगर हम पेरिस में बात करें तो पेरिस में बहती है हमारी सीन नदी, लंदन में हमारी बहती है टेम्स नदी और लाहौर में रावी नदी, है ना। तो कुछ इस तरह की मैचिंग हुई। अभी हमने जो मिलाया देखते हैं। ठीक है, तो पहले का है 2, दूसरे का है 3 और तीसरे का है 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो भाई कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। इसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें जो जल धारण करने की क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका हो जाएगा ए। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय रेखा की सीमा सबसे छोटी है? भाई सबसे छोटी की बात अगर की जाए तो हमारा गोवा हो जाएगा, लेकिन अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, गुजरात, है ना। गुजरात की सबसे ज़्यादा सीमा समुद्र तट के साथ में है। ठीक है, अगर हम बात करें पूरी तट रेखा हमारे भारत की कितनी है, देखो सबसे कम मैंने बता दिया गोवा है, सबसे ज़्यादा हो जाएगी गुजरात, है ना। सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है, किस राज्य की है, गुजरात की। अगर हम बात करें भारत की टोटल तट रेखा मतलब तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, ये जो हमारे 3 ओर की, ये सिर्फ समुद्र की तरफ की बात हो रही है। ठीक ठीक है, बात समझ में आई, कोई डाउट? हाँ, अगर हम थोड़ा और बात करें, चलो ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता दी मैंने, सबसे कम वाला भी बता दिया, सबसे ज़्यादा बता दिया, समुद्री तटरेखा भी बता दी, और तो कुछ यहाँ पे बचा नहीं है, बचा है। अगर हाँ ये पूछा जाए कि सबसे छोटी जो तटरेखा है गुजरात वो गोवा की, वो कितने किलोमीटर है जो समुद्र को टच करती है, तो भाई और ले लो डीप, बिल्कुल पढ़ लो, 101 किलोमीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 101 किलोमीटर की सीमा है जो समुद्र के साथ में स्पर्श करती है। और हमने बोला था गुजरात की सबसे ज़्यादा है ना, गुजरात की सबसे ज़्यादा तटरेखा है। तो भाई अगर पूछ गया है उसकी कितनी है तो हो जाएगी 1214.7
किलोमीटर, है ना, 1214.7 किलोमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ में भारत के गुजरात राज्य की सीमा स्पर्श करती है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आपको पता है क्या करना है, मिलते कहाँ, अभी तो चल ही रहा है ना। चलिए, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ में साझा करता है? तो भाई सबसे कम किस देश के साथ में करता है? तो वो हो जाएगा हमारा अफगानिस्तान। ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना। अब अगर हम तुमसे पूछें कि सबसे ज़्यादा किस देश के साथ में करता है, फिर क्या बताओगे? हाँ बिल्कुल सही, बांग्लादेश। भाई थोड़ा सपोर्ट करो, एक अच्छा सा, ये राइटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है ना, वो एक पैट की, मतलब वीडियो थोड़े बहुत सही जाए तो फिर थोड़ा इन्वेस्ट किया जाए तो अच्छे पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। वहाँ पे हो रही थी समुद्र तट की बात, अब हो रही है देश के साथ में, किस देश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ में। सबसे कम किसके साथ में साझा करता है? तो वो करता है अफगानिस्तान के साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कितना करता है अफगानिस्तान के साथ में? तो भाई 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, 106 किलोमीटर की सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ में साझा करता है। चलिए अगला देखते हैं, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो भाई सत्याग्रह शब्द का निर्माण हमारे महात्मा गांधी जी ने किया था। अब पूछिए कब किया था या कहाँ किया था? तो वो किया था दक्षिण अफ्रीका में, सबसे पहले सत्याग्रह का शब्द का उपयोग किया था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का विवरण है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 6। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल बताने को है नहीं, सीधे ऐसे ही पढ़ लो। अगला है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर की जांच कीजिए। तो भाई कौन किस पार्टी से है ये बताना था, है ना। तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, तो दूसरे का ये हो जाएगा। और जिन्ना साहब तो तुमको पता ही होगा, मुस्लिम लीग वाले आदमी हैं, है ना। उसके बाद में तेज बहादुर किससे हो जाएंगे? तेज बहादुर हो जाएंगे लिबरल पार्टी से। और ये बच्चे हमारे BD सवलकर, ये हो जाएंगे हमारे हिंदू महासभा से। तो इस तरह की कुछ मैचिंग बन रही है। तो भाई देखते हैं कौन सा आ रहा है। A का 2 B का 1, A का 2 B का 1, है ना। C का 4 और D का 3। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हॉस्टिन नाम लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, तो वॉरेन हॉस्टिन हमारे ऑप्शन नंबर C हो जाएगा सही, है ना। कब बनाया गया था इन्हें अगर बात करें तो बनाया गया था 1774 में। ठीक है, और कुछ बताना है? देखो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो आया था 1773 में। ठीक है, उसी के आधार पर 1774 को पहला बंगाल का जनरल गवर्नर बनाया गया था वॉरेन हॉस्टिन को। ठीक है, कौन सी उपभाषा राज्य में पश्चिम भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? भाई एक यहाँ पे शब्द मिला दोआब शब्द के बारे में जानते हो? दोआब किसे बोलते हैं? दोआब उसे बोलते हैं जब कोई दो नदियां हो, मतलब कोई नदी हो वो 2 भागों में बढ़ जाती है, तो बीच में जो भूभाग होता है उसे बोलते हैं दोआब। ठीक है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं था फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो भाई किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो हमारे दादा साहब थे, दादा भाई नौरोजी। इन्हें ही बोला जाता है द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, रीजन क्या था? रीजन बताना चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो भाई रीजन मान दो।
यही समझ लो कि इनको भी बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी है तो बहुत कुछ इनके बारे में। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली गवर्नर थे, तो कौन थे वो? तो हमारे हो जाएंगे अलबुकर्क जी। ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी हो जाएगा सही। चलिए अगला चलते हैं। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध स्वराजस्थ मंत्री थे? तो टोडरमल अकबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो मिल रहा है यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी संतुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य किसकी संतुति पर शामिल किए गए थे? तो मूल कर्तव्य की बात करें तो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4A है ना, भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं। क्या उसमें 51A में जोड़े गए हैं। ठीक है, और ये कब जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन, अगर पूछिए कब जोड़े गए तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है, और मतलब ये 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। ठीक है, तो काफ़ी पॉइंट हमने आपको बता दिए हैं। और ये किसकी मतलब समिति में जोड़े गए? तो अच्छा, जो मेन क्वेश्चन है वो तो यही है, तो वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो मैंने आंसर से भटक गए और काफ़ी चीज़ें बता दी। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिर से कि जो संविधान में मूल कर्तव्य हैं वो भाग 4A में जोड़े गए थे, और इसके कौन से अनुच्छेद में? तो 51A में। ठीक है, और कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। एक बार दोबारा इस वीडियो को सुन लेना। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डीप में बताने की कोशिश की है, जिससे आपको बहुत से पॉइंट क्लियर हो सकता है बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, लेकिन हमारी वॉइस तो आपको समझ में आ ही रही होगी ना, बस उतना काफ़ी है। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो भाई कौन से जो गुप्त थे जिन्होंने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य या विक्रमांक कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करें कि इनके काल को मालूम है स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता था, चंद्रगुप्त के काल को। ठीक है, महाभाष्य लिखा गया है, किसने लिखा है? महाभाष्य किसने लिखा है? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। तो इसके जो लिखा था वो लिखा था पतंजलि ने। महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बुद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो भाई दुनिया दुखों से भरी हुई है, बिल्कुल दुनिया दुखों से भरी हुई है ना, तो ये पहला हमारा सही हो जाएगा, ये भी बोला था। दूसरा कहा था दुखों का कारण क्या है? लोगों के दुखों का कारण उनकी इच्छाएं हैं, यदि इच्छाओं को काबू पा लिया जाए तो वो निर्माण प्राप्त कर सकते हैं। तो ABC सारे सही है। नहीं, डी वाला सही नहीं है ना, डी वाला सही नहीं है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं कही थी। ऑप्शन वो वाला लेंगे जिसमें ABC कहा गया हो। ABC कहा गया है तीसरे में। ठीक है, सॉरी, ABC कहा गया है ऑप्शन नंबर 3 में। अरे बेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में कहा गया ABC। तो बौद्ध धर्म की मतलब वो तो अनिश्चयवाद थे ना, इनके अनुसार दुनिया दुखों से भरी हुई है, लोगों के दुखों का कारण उनकी इच्छाएं हैं, जिसे तृष्णा भी कहते हैं, और यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा ले तो वो निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या बताएं? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोथल। ठीक है, लोथल जो है वो अहमदाबाद मतलब गुजरात जिले के भोगबा नदी के किनारे स्थित है।
वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यहाँ एक M.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, यही सब था इसमें। अगला करेंगे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ये वाले क्वेश्चन। हाल वाले तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है, हाल वाले छोड़ दें। तो भाई इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा आपको। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ, फिर देखते हैं। कोई अगर आप चाहेंगे तो मैं इसी तरह के क्वेश्चंस और लाऊंगा, और काफ़ी मतलब ठीक देता हूँ ना, एक क्वेश्चन 2-3 आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, तो आपके लिए ही फ़ायदे की चीज़ है। तो मतलब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके जाना। बाय बाय।